नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, खेत खलिहान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी और पशुपालन के क्षेत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनसे आप लाभान्वित हो सकें। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे किसान भाइयों बहनों की गन्ने में आप कौन कौन से समकालीन कार्य कर सकते हैं और फिर आपको जानकारी देंगे मछली पालन के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी गन्ने की खेती से संबंधित। जी हाँ, इस मौसम में आप अपने गन्ने के खेतों में कौन कौन से समकालीन कार्य कर सकते हैं, इस पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के सस्य विज्ञान संभाग के अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सिंह। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं उन्होंने गन्ने की खेती जो है कर रहे हैं, वो अभी हाल फिलहाल में जो ग्रीष्मकालीन गन्ना है उसकी बुआई का काम पूरा हुआ है, तो ऐसे में हमारे किसान कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जो बरत सकते हैं जिससे उनकी जो फसल है वो स्वस्थ बनी रहे? गन्ने के मुख्य रूप से किसान दो विधियों से ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई करते हैं। पहली तो जहाँ पे पर्याप्त नमी बुआई के समय होती है खेत में, उसके उपरांत बुआई करते हैं। ऐसी दशा में नमी की कमी नहीं होती और जमाव ठीक होता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बुआई के समय पर्याप्त नमी नहीं होती, तो उन क्षेत्रों में किसान सूखी बुआई का भी प्रयोग करते हैं और उसके तदुपरांत वो सिंचाई करते हैं जिससे कि जमाव अच्छा हो। ऐसा देखा गया है कि अगर सूखी बुआई के 4 से 5 दिन के भीतर अगर आप पानी खेत में नहीं लगाते हैं तो जमाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी तरह चाहे कोई विधि हो बुआई की, शुरू के 20 से 25 दिन तक गन्ने के खेत में अगर मॉइस्चर की कमी है, नमी की कमी है, तो जमाव पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः किसान भाई इस चीज़ को देख लें कि उनके खेत में जमाव हेतु पर्याप्त नमी है या नहीं। उसी हिसाब से वो खेत में एक बार सिंचाई, हल्की सिंचाई अवश्य करें जिससे कि पर्याप्त जमाव हो सके। दूसरी बात यहाँ ध्यान देने की बात है कि कई जगह जमाव हो चुका होता है, लेकिन बहुत सारा क्षेत्रफल जहाँ गन्ना का किसी कारण से या तो बीज की कमी हो या कोई बीमारी इत्यादि के नाते जमाव नहीं हुआ है, तो वहाँ पे नालियाँ या कूड़ खोद कर वहाँ पे नया गन्ने का पौध लगाया जा सकता है, उसके सेट लगाए जा सकते हैं और उनमें भी उसको लगाने के उपरांत भी पर्याप्त नमी की व्यवस्था होनी चाहिए या सिंचाई करें तो जमाव अच्छा होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, ये तो बात हो गई कि हमारे जो किसान हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन गन्ने की बुआई का काम पूरा कर लिया है, उसके पश्चात उन्हें क्या क्या कदम उठाने हैं। अब हम बात करें यहाँ पर डॉक्टर सिंह वसंतकालीन गन्ने की, जो अभी खेतों में खड़ी हुई है फसल, तो उनमें क्या क्या कृषि क्रियाएं कर सकते हैं हमारे किसान, इसके बारे में बताएं। देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से बसंतकालीन गन्ने का काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है। इसके साथ ही शीतकालीन गन्ने का भी काफ़ी प्रचलन बढ़ा है। लगभग 20% क्षेत्रफल शीतकालीन गन्ने में और 20 से 30% क्षेत्रफल बसंतकालीन गन्ने में अब लाया जा रहा है। तो चूँकि ये गन्ने की पहले बोए जाने वाली फसल है, इनमें उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा होती है, तो इसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस समय जिन क्षेत्रों में बसंतकालीन गन्ना लगाया गया है, वहाँ फसल 75 से 80 दिन की लगभग पूरी कर चुकी होगी आयु। ऐसी दशा में खेत की पर्याप्त सिंचाई करके पोषक तत्वों का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हम पूरी फसल के लिए जो पोषक तत्वों की स्तुति करते हैं वो है 175 किलो नाइट्रोजन, 80 से 100 किलो फास्फोरस तथा 100 से 120 किलो पोटेशियम। तो अगर यह दर है तो किसान भाई इसको शुरू में ही हमें उम्मीद है कि डाल चुके होंगे, आधी मात्रा तो कम से कम। लेकिन जो शेष आधी मात्रा विशेष करके नाइट्रोजन और पोटास की है, उनकी मात्रा को भी
इस समय किसान अगर सिंचाई करके और जब पर्याप्त नमी की स्थिति अच्छी हो जाए तो उसमें डालकर और एक गुड़ाई करें तो अच्छी पैदावार मिलने की संभावना रहती है। इसी तरह शीतकालीन फसल, चूँकि शीतकाल में इसकी बढ़वार बहुत अच्छी नहीं होती, इस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़वार की तरफ फसल होती है, इसको हम ग्रांड ग्रोथ फेज कहते हैं। इस समय नाइट्रोजन और पोटास की पर्याप्त उपलब्धता अति आवश्यक है और उस फसल में भी इन पोषक तत्वों का नाइट्रोजन की आधी मात्रा मतलब 175 का लगभग 80 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर तथा पोटास की आधी मात्रा 60 से 75 किलो प्रति हेक्टेयर डाल के मिट्टी में मिलाएं। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में जिंक का प्रयोग नहीं किया है तथा सल्फर का प्रयोग नहीं किया है, वो इस समय भी इन पोषक तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं और उनको पूर्ण लाभ सुनिश्चित है। इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान जो ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलें, चूँकि गन्ने की फसल दूर दूर से बोई जाती है, तो उनका भी समावेश करते हैं, विशेष करके बसंतकालीन फसलों में। तो उनको दलहनी फसलें दो तरह से, या तो उसको जैसे उर्द है, मूंग है, तो उसको दाने के रूप में लें और बाकी को खेत में मिला दें, उसको हरित खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। या अन्य कोई ढैंचा इत्यादि की फसल है, उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। या अगर गेहूं या किसी अन्य फसल को आपने लिया है तो उसमें उसका दाने वाला हिस्सा आप काट के शेष आधी मात्रा खेत में फसल अवशेष के रूप में ज़रूर छोड़ें। उससे दो फायदे होते हैं, एक तो पोषक तत्वों की उपलब्धता इनके सड़ने के उपरांत बढ़ जाती है तथा खरपतवारों का प्रयोग काफ़ी कम रह जाता है। तो इस तरह का प्रबंधन अगर हम बसंत ऋतु की फसल में या शीतकालीन ऋतु की फसल में करते हैं तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर सिंह, वसंतकालीन गन्ने की जो खेती हमारे किसान कर रहे हैं वो कौन कौन से कार्य कर सकते हैं और साथ ही साथ सह फसली अगर खेती करना चाहते हैं तो आपको कौन सी फसलों का चुनाव करना है, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया। अब आगे बढ़ेंगे, अब आपसे जानना चाहेंगे पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। अगर गन्ने के खेत में पोषक तत्व प्रबंधन की बात की जाए तो कैसे कर सकते हैं हमारे किसान, इसके बारे में बताएं। देखिए, गन्ना एक शर्करा की फसल है जिसमें चीनी उत्पादन इसका मुख्य लक्ष्य होता है और चीनी के उत्पादन में पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। आमतौर पे ये देखा गया है कि किसान भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा पर्याप्त डालते हैं, लेकिन बाकी पोषक तत्व जैसे पोटास है, सल्फर है, जिंक है, बहुत सारी क्षेत्रों में मैंगनीज की भी कमी आ रही है, उनका प्रयोग नहीं करते हैं, जिसका सीधा प्रभाव चीनी के परता के ऊपर पड़ता है। चीनी के परता के अलावा गन्ने की फसल का वजन, उसके अंदर कीड़े इत्यादि की प्रकोप का भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली बात है संतुलित पोषण प्रबंधन बहुत अनिवार्य है। दूसरा, हम कहते हैं संतुलित पोषण प्रबंधन के साथ समन्वित पोषण प्रबंधन। आपके पास जो भी गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो या किसी तरह का फसल अवशेष है, उसको आप खेत में अवश्य मिला दें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बुआई के पहले ही मिलाएं। अगर बुआई के पहले मिलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी मिला सकते हैं, क्योंकि गन्ने में शुरू के 2 महीने तक हम गुड़ाई इत्यादि करते रहते हैं, तो जिससे इन खादों का उनकी जड़ों तक पहुंचना सुनिश्चित हो पाता है। फसल अवशेषों को मिलाना या हरित खादों, चूँकि गन्ने की बुआई 90 से 120 सेंटीमीटर दूरी पर होती है, तो ऐसी दशा में आप दलहनी फसलें, मूंग है, उर्द है या कोई हरित फसलें हैं जो खाद की, उनको ले सकते हैं और उनको 40 से 45 दिन में अगर उसको जुताई करके मिला दें और बरसात का तब तक मौसम आ जाता है, खेत में वो सड़ के वो हरित खाद का भी काम करती है। तो इस तरह इनके प्रयोग के माध्यम से आप काफ़ी हद तक समन्वित पोषण का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आवश्यक है, चूँकि आजकल भारत सरकार का काफ़ी जोर है
मृदा के कार्ड के बनाने के ऊपर, सॉयल हेल्थ कार्ड के ऊपर। तो सॉयल हेल्थ कार्ड अगर आपके खेत का बना हुआ है तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हमारे खेत में किन किन पोषक तत्वों की कमी है, और उन पोषक तत्वों को अवश्य डालें। आमतौर पर मैंने ये देखा है कि पश्चिमी भारत में जो गन्ने की उत्तर पश्चिमी भारत में जो गन्ने की खेती हो रही है, इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा पोटास, सल्फर, जिंक, मैग्नीज और बोरान की उपलब्धता की कमी है। अगर गन्ने की पैदावार आप सामान्य तौर पे 60 कुंटल तक ही लेते हैं, 60 टन तक ही लेते हैं, मतलब 600 कुंटल, तो हो सकता है इसमें कुछ 2-1 पोषक तत्वों की कमी न हो। लेकिन अगर आज जो है COS 238 प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन लगभग 100 टन 1000 टन तक हो रहा है, तो वहाँ ये कमी बिल्कुल जाहिर सी है कि आने वाली है। ऐसी दशा में आप नाइट्रोजन फास्फोरस के अलावा 120 किलोग्राम पोटास, 40 किलोग्राम सल्फर, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 5 किलोग्राम सुहागे का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि आपको पर्याप्त फसल का पैदावार मिले और ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का पत्ता मिले। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। जी हाँ, गन्ने के खेत में आप किस प्रकार पोषक तत्वों की कमी जो है उसकी आपूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर ली। गन्ने की खेती से संबंधित और भी विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं कि गन्ने के खेत में कौन कौन सी जो समकालीन कार्य हैं आप लोग इस वक्त कर सकते हैं, जिससे आप अपनी फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएं। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली में। अभी तक हमने इनसे बात कर ली कि कौन कौन सी सावधानियां जो है आप बरत सकते हैं अपने गन्ने के खेतों में, पोषक तत्व प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बातचीत कर लेते हैं सिंचाई के बारे में। तो डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में अपने खेतों में नमी बनाए रखने के लिए हमारे किसान जो है सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार कर सकते हैं, इसके बारे में बताएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चूँकि दिन प्रतिदिन हर क्षेत्र में जहाँ पे गन्ने की खेती हो रही है वहाँ पर देखा गया है कि मृदा जल स्तर का गिराव दर्ज किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे नारों का प्रयोग करते हैं, उसको हमें गन्ने की खेती में लाना बहुत ही उपयुक्त माध्यम होगा। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जब आवश्यकता हो तभी पानी की लगाने की ज़रूरत होती है गन्ने में, अन्यथा वो जल व्यर्थ जाता है। आम तौर पे मई और जून के महीने में 15 दिन के अंतराल पे अगर आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई से उससे फसल पे अच्छा प्रभाव पड़ता है और इससे कोई विपरीत प्रभाव फसल के नहीं पड़ता। लेकिन इससे कम अंतराल पे अगर करते हैं तो वह पानी आपका व्यर्थ जाता है। दूसरा, किसान भाई मुख्यतया ट्रेंच विधि से बुआई करते हैं।
ट्रेंच विधि में यह ध्यान रखने की बात है कि ट्रेंच का आधा हिस्सा ही आप पानी के द्वारा भरें। किसान भाई 2/3 या कई बार पूरी ट्रेंच भर देते हैं, जो कि पानी अधिक होने पे या तो उड़ जाता है या वो नीचे चला जाता है, वो फसल के काम में नहीं आता है। इसलिए पानी उतना ही देना चाहिए जो कि उपयोग में आए। तीसरा, सिंचाई के बाद यह ध्यान देखने की ज़रूरत है कि आजकल रोज़ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यह सूचना देता है कि बरसात की क्या स्थिति है, तो आप सिंचाई करने से पूर्व बरसात की संभावनाओं का भी ध्यान रखें, जिससे कि आपका सिंचाई के ऊपर आने वाले खर्च तथा पानी के दोहन से बच सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार या राज्य सरकारें मुख्य रूप से ड्रिप इरिगेशन को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं और ये गन्ने में काफ़ी उपयोगी है। जो भी दूर काफ़ी अंतराल पे जो फसलें बोई जाती हैं उसमें ड्रिप इरिगेशन काफ़ी उपयोगी होती है और गन्ना उनमें से एक है। गन्ने में एक नई तकनीकी है जिसको सीढ़ीनुमा हम गन्ने की खेती कहते हैं, पेयर्ड प्लांटिंग। 2 पंक्तियों को आसपास आप सटा कर लगाएं। उसके लिए एक सेट में 2 आँखें ही हों, उनको लगाएं और सीढ़ी जैसे लगाएं तथा 2 आँखों के बीच में हम ड्रिप को लगा दें और 2 पेयर्ड प्लांटिंग वाली पंक्तियों के बीच में 120 सेंटीमीटर की अगर हम दूरी रखते हैं तो केवल एक ड्रिप से 2 लाइनों की सिंचाई बहुत अच्छी हो जाती है और लगभग 1/4 पानी की मात्रा में आपकी गन्ने की फसल तैयार हो जाती है। इसके बहुत सारे अच्छे उदाहरण आप महाराष्ट्र और गुजरात में काफ़ी बड़े पैमाने पर दे सकते हैं। इस तकनीकी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि गन्ने का एक चीनी का कटोरा कहा जाता है, वहाँ पर अपनाने की बहुत ही आवश्यकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इससे सिर्फ आप केवल सिंचाई नहीं, इसके साथ पोषक तत्वों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको हम फर्टिगेशन कहते हैं। तो पानी के साथ साथ जड़ों में पोषक तत्व भी आसानी से चला जाता है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, आप कैसे कर सकते हैं सिंचाई प्रबंधन और उससे पानी की बचत कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कीट और बीमारियों के बारे में। गन्ने की जो फसल है उसमें कीटों और बीमारियों का प्रकोप रहता है, तो कैसे इनकी रोकथाम की जाए, इसके बारे में बता दें। बहुत सारे गन्ने की जो बीमारियां हैं वो तो बीज जनित होती हैं, जैसे रेड राट है, गन्ने का लाल सड़न रोग। इनका प्रयोग बुआई के उपरांत तो बहुत ही मुश्किल है, ये नहीं किया जा सकता प्रकोप। इसको रोकने के लिए अगर बुआई के समय आपने ध्यान दिया हो तो उनमें MH80 तकनीकी है, जिसमें 50 डिग्री तक पानी को गर्म करके उसमें बीज को डालते हैं, फिर ठंडा करके उसको बुआई करते हैं, वो ज़्यादा उपयोगी होती है। एक यहाँ पर हम सुझाव देना चाहेंगे कि बीजों का चयन एवं बीजों का रिप्लेसमेंट मतलब बदलाव, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए 20% क्षेत्रफल किसान को हर वर्ष नए बीज के रूप में बोना चाहिए और उन बीजों को आप स्वयं उगाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप आपका कम हो सकता है। दूसरा, जब खेत में कीड़े, खरपतवार और अन्य बीमारियां आ सकती हैं तो उसके लिए कुछ जैव तकनीक है, जैसे ट्राइकोगार्ड है, ट्राइकोडर्मा है, इनका प्रयोग करें। इससे भी काफ़ी हद तक प्रयोग से ये बचाव किया जा सकता है। कंसुआ जैसे प्रकोप अगर हैं, उसको बचाव के लिए जो दवा रासायनिक उपलब्ध हैं, उनको जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करें। इससे आपको काफ़ी हद तक इस रोग से बचाव किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर सिंह, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जाना गन्ने में किए जाने वाले समकालीन कार्यों के बारे में, जिससे आप गन्ने का अच्छा उत्पादन हासिल कर पाएंगे। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे मछली पालन के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान। बादलों की लुका छिपी,
बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान अपनी आमदनी अच्छी कर सकते हैं, उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। ज़रूरत है तो इसे बेहतर तरीके से करने की। तो फिर आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको मछली पालन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जानकारी देते हैं। मछली पालन खाद्य उत्पादन का एक महत्वपूर्ण घटक है। आज पूरे देश में मछली पालन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें कृषि की तुलना में कम खर्च में अधिक मुनाफा प्राप्त हो रहा है। गर्मी और बरसात के महीने जल कृषि कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः ज्यादा उत्पादन और लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। गर्मी के मौसम में जल कृषि कार्यों के लिए कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, जैसे तालाब के पानी की मात्रा में कमी हो जाती है, जल के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जल की घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है, जल की घुलित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और पानी की गुणवत्ता में विकार आ जाता है। यदि सतर्कता बरती जाए तो पूरे वर्ष अच्छा उत्पादन और लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मछली पालन एक आकर्षक और लाभदायक व्यवसाय है। अधिक उपज और लाभ के लिए जल कृषकों को समय समय पर केंद्रीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान अथवा राज्य सरकारों द्वारा संचालित FFDA यानी फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। अपने अनुपम गुणों के कारण मछली जो है उपभोक्ताओं की पसंद है। मछली में विशेष गुण है जिसके कारण उपभोक्ता ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे इसका मांस नरम मुलायम है, सुस्वादु है और ये पौष्टिक है। इसलिए बदलती जीवन शैली में आजकल इसकी विशेष महत्ता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक है। उत्पादकों की दृष्टि में कम खर्च में ये अधिक लाभप्रद व्यवसाय है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में विशेष मांग है। पानी की उपलब्धता हर जगह है, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार मनचाही विधि से हर जगह कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसका सरल विधि द्वारा, मनोवांछित विधि के द्वारा कम खर्च में कहीं भी इसका उत्पादन हो सकता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें समाज के हर वर्ग को रोजगार एवं व्यापार मिल सकता है। अनपढ़, गरीब, पढ़े लिखे लोग, यहाँ तक कि कारपोरेट सेक्टर के लोगों को भी इसमें व्यापार का, रोजगार का असीम अवसर है। जिसके पास ज़मीन नहीं है वो मौसमी, इसके अंदर मौसमी कार्यक्रम कर सकता है। 3 दिन से लेकर के साल भर तक का काम मिल सकता है। जैसे कि बीज उत्पादन क्षेत्र में 3 दिन में ही काम हो सकता है, लेकिन अगर उसको मछली पालन करना है तो 6 महीने से लेकर के साल भर की संभावना है। या अगर बड़े लोग हैं कारपोरेट सेक्टर में, फ्रीजिंग, कैनिंग इंडस्ट्री में, इसमें साल भर रोजगार मिल सकता है। अतः ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर कम ज़मीन है तो भी लोग कमा सकते हैं, ज़्यादा ज़मीन है तो भी कमा सकते हैं। कुछ मीटर से लेकर के लाखों हेक्टेयर वर्ग में मछली पालन हो सकता है और कम समय में हो सकता है। 15 दिन के अंदर भी हो सकता है, साल भर भी हो सकता है। अगर पैसा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो पालन में विस्तृत विधि से पालन कर सकते हैं। ज़्यादा पैसा है तो सघन विधि से पालन करके 15 से 20 टन तक उत्पादन ले सकते हैं। जिनके पास कोई साधन नहीं है वो इसमें, उनके लिए भी रोजगार का बहुत अवसर है। जैसे तालाब निर्माण, पुनरुद्धार, सफाई, जलीय पौधों की सफाई, गाद की सफाई, इस तरह से उनको सालों भर काम मिल सकता है। खास तौर से अगर बेरोजगार युवक है तो स्वयं
रोजगार कमा सकता है या स्वयं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके सहकारिता के माध्यम से और या किसी औद्योगिक घरानों में इसको काम मिल सकता है। तो इस तरह से समाज के हर वर्ग, गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़, कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, सबको जो है वो मिल सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, देखा आपने, मछली पालन अगर आप बेहतर तरीके से करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्यक्रम की शुरुआत में आपने जाना समकालीन कार्यों के बारे में जो आप कर सकते हैं गन्ने के खेतों में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप नजर डालिए किसानों के लिए कृषि सलाह पर। नमस्कार।